हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं, ये है पार्ट 2। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, 3 पॉइंट हम कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में। तो अब ये जो फोर्थ पॉइंट है, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या डायमेंशंस है। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है कि वो सारे फैक्टर्स, फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस पे, तो वो सब चीजें आती है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पे। जनरल एनवायरनमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जनरल एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायमेंशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का। एज बिजनेसमैन कैन नॉट इन्फ्लुएंस और चेंज द कंपोनेंट्स ऑफ जनरल एनवायरनमेंट, क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं वो जो भी जनरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं उनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। रेदर ही हैज टू चेंज हिज प्लान एंड पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द जनरल एनवायरनमेंट। तो वो उसको नहीं, उसके जनरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट को चेंज नहीं कर सकते, उसको अपने ही प्लान्स पॉलिसीज को चेंज करने पड़ते हैं। तो मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या है जनरल एनवायरनमेंट के, देख लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ कंट्रीज। वो सारे फैक्टर्स, फोर्सेस जो कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारी जीडीपी है, इनकम लेवल एट नेशनल लेवल and per capita level, profit earning rate, productivity and employment rate, industrial, monetary, fiscal policy of the government। ये सारी चीजें हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। जीडीपी हो गई, इनकम लेवल हो गया, पर कैपिटा इनकम लेवल हो गया, प्रॉफिट अर्निंग कितनी है, प्रोडक्टिविटी कितनी है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है हमारा, इंडस्ट्रियल और मॉनेटरी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी क्या क्या है गवर्नमेंट की, ये सारी चीजें हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती है। एस्पेक्ट्स क्या क्या है कुछ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के। इंक्रीज इन जीडीपी रिजल्ट इन राइज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल एंड फर्दर इंक्रीज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट। जब जीडीपी में इंक्रीज आएगा, जीडीपी में इंक्रीज आया मतलब लोगों के इनकम में भी इंक्रीज आएगा, और इनकम में इंक्रीज आएगा तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या फिर किसी भी प्रोडक्ट्स की, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड में भी इंक्रीज आएगा, तो इससे बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। हाई इन्फ्लेशन रेट होगा, सेट एज कांस्टेंट एज दे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, महंगाई ज्यादा होगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इज बेनिफिशियल एंड इंक्रीज डिमांड फॉर होम लोन्स एंड बोरिंग मनी। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो होम लोन, मनी, ये सब लोन्स वगैरह ज्यादा बढ़ेंगे, डिमांड भी बढ़ जाएगी। पासिंग ऑफ जीएसटी बिल विल अफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जीएसटी बिल से सारी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट हुआ था। डिमोनेटाइजेशन हुई थी जब 500 और 1000 रुपीज नोट की, तो इससे भी इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स जो होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव स्कीम्स लेकर आते हैं डिपॉजिट और लैंडिंग मनी के लिए। द बैंक आर ऑफरिंग लोन्स एट वेरी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड विद मिनिमम फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड। तो ये भी हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट है। रिसेंट चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड फिजिकल पॉलिसी ऑफ कंट्री हैव एनकरेज एनआरआईज एंड फॉरेन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनी। कि जो भी हमारी इकोनॉमिक और फिजिकल पॉलिसी में चेंज हुआ, उससे एनआरआई और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने लगे हमारी इंडियन इकोनॉमी में। Lots of economic reforms are taking place in leasing and financial institutions. The private sector is allowed to enter in financial institution. As a result, customers are gaining. फाइनेंशियल सेक्टर में भी अब प्राइवेट सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी था प्राइवेट सेक्टर उसमें आ चुका है, तो इससे कस्टमर्स को बहुत फायदा हो रहा है। ये भी हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में है। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का जो रोल है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के आता है। सेविंग इन्वेस्टमेंट रेट आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आता है, मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में किस तरीके की है, इंटरनेशनल डेट हम पे कितना है, ये सारी चीजें हमारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट्स है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी इन विच बिजनेस इज एग्जिस्टिंग। जहाँ बिजनेस हमारा है वहाँ का कस्टम क्या है, वहाँ का ट्रेडिशन क्या है, हमारी सोसाइटी का क्या क्या ट्रेडिशन है। इट इंक्लूड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ गया, टेस्ट आ गया, प्रेफरेंस आ गई, एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल कितना है, ठीक है, उस सोसाइटी में जहाँ पे बिजनेस है वहाँ का एजुकेशन लेवल क्या है। द बिजनेसमैन कैन नॉट ओवरलुक द कंपोनेंट्स ऑफ
social environment, as these components may not have immediate impact on the business, but in the long run the social environment has great impact on the business. देखो immediate effect तो नहीं होता, लेकिन long run के लिए social environment का business पर बहुत ज़्यादा impact होता है. Example जैसे कि हो गया द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, ये सब इस टाइम पर जब भी ये कुछ भी फेस्टिवल हमारे देश में आते हैं तो स्वीट्स की, ग्रीटिंग कार्ड्स की, बहुत सारी चीज़ों की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली. ठीक है, तो ये सब सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आ गए. कॉमन फैक्टर्स ऑफ इंडियन सोशल एनवायरनमेंट. कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है इंडियन सोशल एनवायरनमेंट के? डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब फॉर माइनॉरिटी एंड वुमेन, कि जॉब्स में डिमांड ज़्यादा होती है, रिजर्वेशन दी जाती है माइनॉरिटीज़ को और वुमेन्स को. डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन बाय पेइंग इक्वल वेजेस फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर्स, मेल और फीमेल वर्कर्स को सेम वेजेस देनी है. डिमांड फॉर ऑटोमेटिक मशीन्स एंड लग्जरी आइटम इन मिडिल क्लास फैमिली, ऑटोमेटिक मशीन और लग्जरी आइटम्स की डिमांड मिडिल क्लास फैमिलीज में बढ़ती जा रही है. द सोशल मूवमेंट्स टू इम्प्रूव द एजुकेशन लेवल ऑफ गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को इम्प्रूव करना. हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड हैज बिकम पॉपुलर, फिटनेस ट्रेंड जो हो गया, हेल्थ ट्रेंड जो हो गया, पॉपुलर हो गया कि अब लोग ज्यादा हेल्दी लाइफ जीते हैं. एस्पेक्ट्स क्या क्या है सोशल एनवायरनमेंट के? चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है. इंपॉर्टेंस और प्लेस ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, कि वुमेन का क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी जगह पे वर्कफोर्स में, मतलब कि क्या जगह है उनकी. बर्थ एंड डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कितना है. एटीट्यूड ऑफ कस्टमर्स टुवर्ड इनोवेशन, लाइफस्टाइल एटसेट्रा, वो क्या क्या है, आपका एटीट्यूड कैसा है जो भी नई चीज आती है उसके प्रति. एजुकेशन और लिटरेसी रेट क्या है. ट्रेडिशन, कस्टम और हैबिट क्या है उस जगह की जहाँ पे भी आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हो. तो ये सब आता है सोशल एनवायरनमेंट के अंदर. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है constitutes all the factor related to government affairs such as type of government in power. सारी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो सब पॉलिटिकल फैक्टर में आएंगे. एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, टुवर्ड डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी, जो भी गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है अलग अलग सोसाइटी के ग्रुप्स पे. पॉलिसी चेंजेस इंप्लीमेंटेड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स, पॉलिसी क्या क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो. द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैज इमीडिएट एंड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शन, सो बिजनेसमैन मस्ट स्कैन दिस एनवायरनमेंट वेरी केयरफुली. तो देखो जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेसमैन पे. तो ठीक है, तो बिजनेसमैन को इसको स्कैन करते रहना चाहिए केयरफुली. द बिजनेसमैन हैज टू मेक चेंजेस इन हिज ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग फैक्टर ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जितना भी चेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से बिजनेसमैन को इमीडिएटली अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने चाहिए. द कॉमन फैक्टर एंड फोर्सेज विच हैव इन्फ्लुएंस्ड द इंडियन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. इंडियन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कौन कौन से कॉमन फैक्टर है देखो जिसने इन्फ्लुएंस किया इंडियन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को. स्वच्छ भारत अभियान जो कि बीजेपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया. स्किल इंडिया मूवमेंट जो बीजेपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एनकरेज बिजनेस एंटरप्राइजेस टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स. प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री. गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस. फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट. वैल्यू एंड आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. तो ये सारी चीजें हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करती है. नेक्स्ट आता है हमारा लीगल एनवायरनमेंट. द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड. जो भी लॉ है हमारा उसको हमें फॉलो करना होता है. ठीक है, देयरफॉर इट इज एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस एंटरप्राइज टू हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय गवर्नमेंट. कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है गवर्नमेंट ने जो सेटअप किए हैं वो बहुत ध्यान में रखने बहुत जरूरी है. लीगल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती है. लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट जितने भी है. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स जितने भी इशू करे हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने. कोर्ट के जजमेंट्स एज वेल एज द डिसीजंस रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशन एंड एजेंसी एट एवरी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. जितने भी डिसीजंस है गवर्नमेंट के सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या लोकल लेवल पे, कोर्ट के जजमेंट से जो भी सब पता होने चाहिए. टू वर्क सक्सेसफुली इन इंडिया द बिजनेस एंटरप्राइजेस मस्ट हैव डिटेल अबाउट कंपनीज एक्ट 1956. इसके बारे में पता होना चाहिए किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस को. इंडस्ट्रियल एक्ट 1951 के बारे में पता होना चाहिए. ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 एटसेट्रा. इन सारे एक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस को. लीगल एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट क्या क्या है. लीगल पॉलिसी रिलेटेड टू लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड. लाइसेंसिंग और फॉरेन ट्रेड को लेके जितनी भी लीगल पॉलिसीज हैं वो
सब आती है इसके अंदर। स्टैट्यूटरी वार्निंग एसेंशियल टू बी प्रिंटेड ऑन लेबल, लेबल पे जिस तरीके की वार्निंग होनी चाहिए वो जरूरी है, जैसे कि सिगरेट पे स्टैट्यूटरी वार्निंग होनी चाहिए कि इससे कैंसर होता है वगैरह, ये सब चीजें। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट, लॉज टू कीप अ चेक ऑन एडवर्टीजमेंट्स, एडवर्टीजमेंट पे चेक होना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल द एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्कोहल प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड, जो अल्कोहल प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट प्रोहिबिटेड है। एडवर्टीजमेंट ऑन बेबी फूड मस्ट इन्फॉर्म दैट मदर्स मिल्क इज द बेस्ट, कि जो बेबी फूड का आप एडवर्टीजमेंट करते हो तो उसमें बताना है कि मदर्स मिल्क जो है वो बेस्ट है, तो ये सब चीजों पे ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। Technological environment include forces related to scientific improvement and innovation which provide new ways of producing goods and services and new way of operating business। आपकी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आना यानी साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट आना, जो भी आप न्यू टेक्नोलॉजी यूज करोगे यानी कि आपकी गुड्स की प्रोडक्शन में इंक्रीज आएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑफ रिसेंट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस विच हैव अफेक्टेड इंडियन बिजनेस, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि इंडियन बिजनेस को अफेक्ट किया है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ने। कंपनीज हैव स्टार्टेड यूजिंग न्यू वेज ऑफ एडवर्टाइजिंग सच एज सीडी रोम्स, कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन कास्ट, इंटरनेट एटसेट्रा। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। कंपनी ने न्यू तरीके शुरू कर दिए हैं एडवर्टीजमेंट करने के लिए, ठीक है। ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रोसरी आइटम बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स, मूवी टिकट, ठीक है, ये सब चीजें। नॉट ओनली बुकिंग, यू कैन सी योर सीट नंबर भी, मतलब सब कुछ आप पता चल जाता है ऑनलाइन, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ कस्टमर कैन कंपेयर द फेयर प्राइसेस ऑफ वेरियस एयरलाइन, होटल एटसेट्रा एंड सिलेक्ट द मोस्ट इकोनॉमिकल। देखो सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो आप कंपेयर कर सकते हो दो जगह को, जो भी आपको सुटेबल लगे आप उसको चूज कर सकते हो। Continuing innovation in different scientific and engineering fields such as lasers, robotic, biotechnology, food preservation, medicine, etc. इन सब में बहुत ज्यादा innovation हो रही है धीरे धीरे। Have provided lots of opportunities and threat for many enterprises। इससे बहुत सारी opportunities प्लस में threat भी बहुत सारी enterprises को मिलता है। वैक्यूम ट्यूब से हम अब शिफ्ट हो गए हैं ट्रांजिस्टर्स पर, टाइपराइटर से वर्ड प्रोसेसर्स पर, कार्बन पेपर से फोटोकॉपी मशीन पर, ठीक है। वेरियस इनोवेशन, इन्वेंशन एंड साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। डेवलपमेंट इन आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन कंप्यूटर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ टिकट्स, जैसे रेंट पे करना है यार मूवीज वगैरह, जो भी सब चीजें हैं ऑनलाइन होने लगी हैं। तो ये हमारे 6 पॉइंट्स थे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के। चलिए अब हमारे 5th पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 जो हमारी आई थी, उसके कुछ फीचर्स थे, वो क्या क्या थे। 3 मेजर कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। एक था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब ये क्या थे, चलिए स्टार्ट कर देखते हैं। लिबरलाइजेशन क्या था कि जो लाइसेंसिंग थी, हम प्राइवेट सेक्टर पे लाइसेंसिंग लगाते थे कि अगर किसी को भी प्राइवेट कंपनी अपनी ओपन करनी है, मतलब खोलनी है कोई भी कंपनी, तो उसको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। वो हमने अब रिमूव कर दिया था कि अब आपको किसी तरीके की लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर प्राइवेट कंपनी को पहले अगर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना होता था तो भी उसको लाइसेंस लेना पड़ता था, अब वो भी हमने रिमूव कर दिया था कि आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है, ना आपको अपनी कंपनी ओपन करने के लिए लाइसेंस की जरूरत है। कुछ चीजों में जैसे कि डिफेंस प्रोडक्ट्स हो गए, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह हो गए, मेडिसिन बना रहे हो जो भी, उसके लिए आपको लाइसेंसिंग की जरूरत है। लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स में, मोस्ट ऑफ द सेक्टर से लाइसेंसिंग को हटा दिया गया था और प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए भी किसी तरीके की लाइसेंसिंग की अब जरूरत नहीं थी। लिबरलाइजेशन रेफर्स टू एंड ऑफ लाइसेंस, कोटा एंड मेनी मोर रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल which were put on industries। बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे 1991 से पहले जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए गए थे। इंडियन कंपनी गॉट लिबरलाइजेशन इन द फॉलोइंग वे। उनको कैसे लिबरलाइजेशन मिली? अबॉलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू, कुछ कंपनीज को छोड़ के लाइसेंस को हटा दिया गया। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, आपने अपने बिजनेस को बढ़ाना है या घटाना है, सॉरी जो भी करना है उसके लिए आपको अब किसी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, टैक्स रेट को कम कर दिया गया और जो जबरदस्ती का कंट्रोल था इकोनॉमी के ऊपर वो हटा दिया गया। लिबरलाइजेशन इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी लिबरलाइजेशन हो गया था। Easy and simplifying the procedure to attract foreign capital India, foreign capital और अगर हमें इंडिया में लानी हो तो बहुत कॉम्प्लेक्स सा प्रोसीजर था, अब उसको बहुत इजी कर दिया गया था। गुड्स एंड सर्विसेज की फ्रीडम मिल गई थी मूवमेंट की कि आप जहां मर्जी अपने गुड्स को भेजो, सर्विसेज को भेजो, लेकर आओ जहां से भी, तो इसकी फ्रीडम मिल गई थी। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पहले गवर्नमेंट सेक्टर जो था उनका ज्यादा कंट्रोल रहता था इस चीज पे कि किस पर्टिकुलर गुड का क्या प्राइस होगा, वो गवर्नमेंट फिक्स करेगी, ठीक है, लेकिन वो अब दे दिया गया था प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ही कि तुम्हारा प्रोडक्ट तुम डिसाइड करो कि तुमको अपने गुड्स एंड सर्विसेज का क्या प्राइस रखना है। नेक्स्ट आते प्राइवेटाइजेशन। पहले प्राइवेटाइजेशन जो था वो सेकेंडरी था, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल जो था सेकेंडरी कंट्रोल था, मेन कंट्रोल जो था वो गवर्नमेंट सेक्टर के पास ही था, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर कोई से भी प्राइवेट कंपनी है उसका मेन कंट्रोल गवर्नमेंट सेक्टर के पास था, पब्लिक सेक्टर के पास था, प्राइवेट सेक्टर के पास पूरा कंट्रोल नहीं था। तो ये चीज अब हटा दी गई थी कि प्राइवेट सेक्टर को फुल कंट्रोल दे दिया गया था। Privatization refers to giving greater role to private sector and reducing the role of public sector. पूरा ज्यादा रोल दे दिया गया था प्राइवेट सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया गया था। टू एग्जीक्यूट पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट टुक द फॉलोइंग स्टेप्स, इस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर की डिसइन्वेस्टमेंट करी गई थी, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर, जो भी पब्लिक सेक्टर अपने नाम पे एंटरप्राइजेस चला रहे थे वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिए गए। सेटिंग अप ऑफ बोर्ड इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR बोर्ड सेटअप किया गया। दिस बोर्ड वाज सेटअप टू रिवाइव और क्लोज 6 यूनिट्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सफरिंग लॉस। ये बनाई गई थी इसलिए कि जो भी पब्लिक सेक्टर की जो भी एंटरप्राइजेस हैं जो लॉस में जा रही हैं, जो किसी तरीके का कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, उसको बंद कर दिया जाए। Dilution of stake of the government, if in the process of disinvestment private sector acquire more than 51% share, then it result in transfer of ownership and management of the private sector. अगर कोई भी ऐसी है जिसमें दोनों का पार्ट है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों है, और लेकिन 51% का शेयर अगर प्राइवेट सेक्टर के पास है तो उसको फुल ट्रांसफर दे दी जाए, ओनरशिप पूरा प्राइवेट सेक्टर ही चलाएगा इसको, पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल इस पर नहीं रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितना भी हमारा है, कि हमारे पहले इंपोर्ट पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस थी, तो अब ये सब हटा दी गई थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम चाहते थे हमारे देश में आए, ठीक है। इट रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस economics of world. Till 1991 Indian government was following strict policy in regard to import and foreign investment, in regard to licensing of import, tariff restriction etc. 1991 से बहुत सारी restrictions थी imports और exports पे, licensing थी import पे, tariff restrictions थी, ठीक है। But after new economic policy adopted, globalization by taking following measures, तो कुछ measures हमने उठाया ग्लोबलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे कि इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। गवर्नमेंट रिमूव्ड मेनी रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, अगर आपको कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करना है तो उस पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई थी। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, FERA वाज रिप्लेस्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। FEMA से FERA हटा के FEMA कर दिया गया था। रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया गया था। एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई थी, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई थी। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फिजिकल बाउंड्रीज एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज रिमेन नो बैरियर फॉर बिजनेस एंटरप्राइज। होल वर्ल्ड बिकम अ ग्लोबल विलेज। तो अब फिजिकल बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री हट गई थी, अब बिजनेसमैन कहीं पे भी दुनिया में अपना बिजनेस कर सकता था। ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व ग्रेटर इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग द वेरियस नेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स थे NEP के, मेजर कंपोनेंट्स या फिर एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। चलो अब देख लेते हैं इम्पैक्ट क्या क्या आया था जो इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज आया था, उसके बाद लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का इफेक्ट क्या क्या हुआ था। सबसे पहला है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था,
कि जब आप प्राइवेट सेक्टर को हमने बिना लाइसेंसिंग के फ्री एंट्री और एग्जिट दे दी थी तो कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडियन कंपनीज हैड टू फेस ऑल राउंड कंपटीशन व्हिच मींस कंपटीशन फ्रॉम द इंटरनल मार्केट एंड द कंपटीशन फ्रॉम द एमएनसीज, कि देखो इंटरनल मार्केट में भी कंपटीशन इंक्रीज था और एमएनसी से भी कंपटीशन हो रहा था, बाहर की कंपनीज भी सेटअप हो रही थी। द कंपनीज व्हिच कुड अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड व्हिच वर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज कुड ओनली सर्वाइव एंड फेस द कंपटीशन। जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वही सिर्फ इस कंपटीशन में सर्वाइव कर पा रही थी। मैनी कंपनीज कुड नॉट फेस द कंपटीशन एंड हैड टू लीव द मार्केट। बहुत सारी कंपनीज इस कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रही थी, उनको मार्केट को छोड़ना पड़ रहा था। For example, prior to 1991, banking sector, insurance, telecommunication, etc. was only with public sector enjoying the monopoly. Banking sector और insurance sector में सिर्फ 2-4 कंपनीज होती थी जो मोनोपोली enjoy कर रही थी, पब्लिक सेक्टर की कंपनीज थी। लेकिन आज की डेट में प्राइवेट बैंक्स, एयरलाइंस एंड टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज आ चुकी है मार्केट में कंपटीशन करने के लिए, तो अब बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। कस्टमर की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। प्रायर टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देयर वर वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन यूनिट्स। इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले बहुत कम इंडस्ट्रीज होती थी और बहुत, या फिर बोल सकते हैं प्रोडक्शन यूनिट्स होती थी, बहुत ही कम। एज अ रिजल्ट देयर वाज शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन इन एवरी सेक्टर। तो हर सेक्टर में प्रोडक्शन की शॉर्टेज ही होती थी। बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेज द मार्केट वाज प्रोड्यूसर ओरिएंटेड। और इस शॉर्टेज की वजह से जो मार्केट थी वो हमारी प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट थी, यानी कि प्रोड्यूसर जो था वो की पर्सन था मार्केट का। बट आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मेनी मोर बिजनेसमैन जॉइंड द प्रोडक्शन लाइन एंड वेरियस फॉरेन कंपनीज आल्सो एस्टैब्लिश्ड देयर प्रोडक्शन यूनिट्स इन इंडिया। बहुत सारे बिजनेसमैन ज्वाइन हुए प्रोडक्शन लाइन में और बहुत सारी प्रोडक्शन यूनिट्स एस्टैब्लिश हुई इंडिया में। एज अ रिजल्ट देयर वाज सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन इन एवरी सेक्टर, जिसकी वजह से हर सेक्टर में सरप्लस होने लगा प्रोडक्शन का। दिस शिफ्ट फ्रॉम शॉर्टेज टू सरप्लस ब्रॉट अनदर शिफ्ट इन द मार्केट। ये जो शॉर्टेज से सरप्लस में शिफ्ट आया था, ये अलग अनदर शिफ्ट था मार्केट का। दैट इज प्रोड्यूसर मार्केट से हम बायर मार्केट में शिफ्ट हो चुके थे। अब हमारी प्रोड्यूसर मार्केट नहीं रही थी, बायर मार्केट रही थी। द मार्केट बिकम कस्टमर ओरिएंटेड। अब कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट हो गई। एंड मैनी न्यू स्कीम्स वर मेड बाय कंपनीज टू अट्रैक्ट द कस्टमर। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनीज बहुत ज्यादा स्कीम्स बनाने लगी। नाउअडेज products are produced, manufactured keeping in mind the demands of the customer। अब सिर्फ वही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जो कस्टमर की डिमांड में है, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। थर्ड आता है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी हमारा रैपिडली चेंज हो रहा है। बिफोर और प्रायर टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देयर वाज स्मॉल इंटरनल कंपटीशन ओनली, बहुत कम इंटरनल कंपटीशन था। बट आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द वर्ल्ड क्लास कंपटीशन स्टार्टेड एंड टू स्टैंड दिस ग्लोबल कंपटीशन द कंपनीज नीड टू अडॉप्ट द वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। वर्ल्ड क्लास कंपटीशन होने लगा एनईपी के बाद, उसके इसमें बने रहने के लिए आपको वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। टू अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट द वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी द इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैज टू इंक्रीज। अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी चाहिए, तो आपको अपना R&D डिपार्टमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। नेसेसिटी फॉर चेंज। Prior to 1991, business enterprise could follow stable policies for a long period of time. But after 1991, the business enterprises have to modify their policies and operation from time to time. जैसा हमने अभी पढ़ा था business environment के बारे में कि उसको हमें time to time स्कैन करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है क्या क्या चल रहा है। तो 1991 से पहले जो पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती थी वो बहुत लंबे टाइम तक उसको फॉलो करते रहते थे। लेकिन आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आपको टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसीज, अपने ऑपरेशंस को चेंज करना पड़ता है। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की नीड है। बिफोर 1991 इंडियन एंटरप्राइज वर मैनेज बाय इनएडिक्वेटली ट्रेन्ड पर्सोनेल। जो पहले जो थी वो 1991 से पहले जो हमारा मैनेजमेंट एंटरप्राइजेस चल रही थी वो इनएडिक्वेटली ट्रेन्ड पर्सोनेल द्वारा चल रही थी, कुछ नहीं पता था उनको। न्यू मार्केट कंडीशन रिक्वायर पीपल विद हायर कॉम्पिटेंस, स्किल एंड ट्रेनिंग। आज की डेट में वही बिजनेस चला सकते हैं जिनके पास स्किल्स और ट्रेनिंग हो। हेंस इंडियन कंपनीज फेल्ट द नीड टू डेवलप देयर ह्यूमन स्किल्स। तो इंडियन कंपनीज को अपनी ह्यूमन स्किल्स को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी हो गया है।
मार्केट ओरिएंटेशन, अर्लियर फर्म्स वर फॉलोइंग सेलिंग कॉन्सेप्ट, पहले सेलिंग कॉन्सेप्ट का यूज किया जा रहा था, दैट इज प्रोड्यूसर फर्स्ट एंड देन गो टू द मार्केट, बट नाउ कंपनी फॉलो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। लेकिन अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यानी कि पहले प्लानिंग करो, प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रिसर्च करो, नीड एंड वांट ढूंढो कस्टमर की, उसके बाद आप मार्केट में उतरो। पहले तो प्रोड्यूसर फर्स्ट था, मतलब कि प्रोड्यूस फर्स्ट, कि पहले आप प्रोड्यूस है ये बना लो चीजें और उसको मार्केट में भेज दो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप देखो क्या नीड है, क्या डिमांड है, वांट क्या है कस्टमर की, रिसर्च करो पूरे प्रॉपर तरीके से, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करो। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, प्रायर टू 1991 all the losses of public sector were used to made good by government by sanctioning special from budgets। देखो बजट से स्पेशल हम जितना भी लॉस था वो सैंक्शन करवा के उसको देते थे, ठीक है, उस लॉस को भरते थे। बट टुडे द पब्लिक सेक्टर हैव टू सर्वाइव एंड ग्रो बाय यूटिलाइजिंग देयर रिसोर्सेज एफिशिएंटली, अदरवाइज दीज एंटरप्राइजेस हैव टू फेस डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन अब इनको अच्छे तरीके से सर्वाइव ग्रो करने के लिए अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना पड़ेगा, नहीं तो डिसइन्वेस्टमेंट इनको फेस करनी पड़ेगी। ऑन द होल द पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन हैव ब्रॉट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आया है इन लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का। दे हैव बिकम मोर कस्टमर फोकस एंड हैव स्टार्टेड गिविंग इंपॉर्टेंस टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलने लगी इनके आने के बाद से। एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, export a matter of survival. The Indian businessman was facing global competition and the new trade policy made the external trade very liberal। पहले तो global competition बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है, और अब ये मतलब पहले तो नहीं था, क्योंकि पहले तो आप इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब ग्लोबल कंपटीशन इंडियन बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। एज अ रिजल्ट टू अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज मैनी इंडियन कंपनी जॉइन द एक्सपोर्ट बिजनेस एंड गॉट लॉट ऑफ सक्सेस इन दैट। तो फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने के लिए बहुत सारी इंडियन कंपनीज ने एक्सपोर्ट बिजनेस को ज्वाइन किया और वहां पे सक्सेस हासिल करी। मैनी कंपनीज इंक्रीज देयर टर्नओवर मोर देन डबल स्टार्टिंग एक्सपोर्ट डिवीजन। अपनी बहुत सारी कंपनीज ने अपने टर्नओवर को डबल कर दिया एक्सपोर्ट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल द रिलायंस कंपनी, वीडियोकॉन, MRF, सीएट टायर्स एटसेट्रा गॉट अ ग्रेट होल्ड इन द एक्सपोर्ट मार्केट। इनका बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है मार्केट में। मैनेजरियल रिस्पॉन्स क्या रहा था इन सब चेंजेस का बिजनेस एनवायरनमेंट पे, तो ये रिस्पॉन्स हम देख लेते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, द फर्स्ट रिस्पॉन्स सीन आफ्टर न्यू पॉलिसी इज कंपनीज आर गोइंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन, कि कंपनीज जो थी अब डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रही थी, यानी कि नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही थी, नई पोर्टफोलियोज लेकर के आ रही थी, ठीक है। For example, state-owned BHEL said that with new wave of economic changes, we will diversify our portfolio, कि हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे। That will include, जिसमें आएगा सोलर एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और वाटर बिजनेस। हम 3 टाइप के बिजनेस करेंगे। इवन कंपनीज लाइक रिलायंस, वोल्टास, LG, सैमसंग, ये सब डाइवर्सिफाइंग एक्टिविटीज कर रही थी, अपनी एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई कर रही थी बाय एडिंग मोर प्रोडक्ट्स इन देयर पोर्टफोलियो, अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा प्रोडक्ट्स को ऐड करके। अब जैसे देखो सैमसंग के कितने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, रिलायंस के कितने सारे होते हैं, एलजी के कितने सारे, वोल्टास के कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे थे। जॉइंट वेंचर्स, बहुत सारी कंपनी कोलैबोरेशन के साथ काम कर रही थी, मल्टीनेशनल्स कोलैबोरेशन के साथ। मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज केम टू इंडिया थ्रू जॉइंट वेंचर। बहुत सारी कंपनी आई थी जॉइंट वेंचर के थ्रू, जैसे फोर्ड एंटर करी थी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ, जैगुआर एंटर हुई थी टाटा मोटर्स के साथ, होंडा एंटर हुई थी SIEL के साथ, जनरल मोटर्स विद हिंदुस्तान मोटर्स, वोडाफोन इज प्लानिंग टू मर्ज, ये तो हो गया है, वोडाफोन मर्ज हो गया है आइडिया के साथ। ब्रांड बिल्डिंग, अब कंपनीज अपने ब्रांड का नाम बढ़ा रही थी, गुडविल इंक्रीज कर रही थी। आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द ब्रांड बिल्डिंग, गुडविल एंड इमेज ऑफ द कंपनी हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, कि इसके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने के बाद कि ब्रांड बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया था। नाउ कंपनीज आर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑन वेरियस प्रमोशनल एक्टिविटीज, जैसे कि एडवर्टीजमेंट करना, सेल्स प्रमोशन करना, ठीक है, अपने ब्रांड का नाम बनाना, इस पर बहुत ज्यादा खर्चा कर रही थी। स्पेशली ड्यूरेबल इंडस्ट्री जैसे कि सैमसंग, LG, सोनी, ये सब हो गए, ये लोग ज्यादा
ब्रांड बिल्डिंग पे हो रहे थे, डिपेंड हो रहे थे। यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा था। टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कंपनीज आर ट्राइंग टू गेट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फर्स्ट इन देयर प्रोडक्ट। ठीक है, कंपनीज बहुत कोशिश कर रही थी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करें सबसे पहले अपने प्रोडक्ट में। द एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इज इंक्रीज बाय ऑल द कंपनीज। चेंज इन टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कंपनीज, स्पेशली कंपनीज इन IT, कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन मैन्युफैक्चरिंग। R&D पे बहुत ज्यादा खर्चा होने लगा था, क्योंकि जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है कंपनीज इंप्रूव कर रही है, और ज्यादातर किस में ज्यादा R&D की जरूरत है? IT सेक्टर में, कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन मैन्युफैक्चरिंग, इन सब जगह पे। ठीक है, इम्प्रूव्ड कंपनसेशन लेवल with the entry of MNCs की एंट्री से there is lot of change seen in the salary package of all the employees in managerial as well as technical service। MNC के आने के बाद सैलरी पैकेज में बहुत ज्यादा चेंज आया था उन लोगों की सैलरी में जो मैनेजरियल और टेक्निकल सर्विसेज में है। द स्टार्टिंग सैलरी फॉर इंजीनियर्स एंड मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैव राइजन सिग्निफिकेंटली। इंजीनियर्स और मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स की सैलरी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। कंपनीज आर फॉलोइंग परफॉर्मेंस लिंक बोनस स्कीम इंसेंटिव्स, ताकि ये सब कंपनीज देने लगी ताकि जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो सके एम्प्लॉयज की। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कस्टमर फोकस। जो फोकस था मार्केट का वो अब प्रोड्यूसर से कस्टमर की तरफ चला गया था। टुडे कंज्यूमर इज द कीप इन द मार्केट, ऑल कंपनीज आर कमिंग विद वेरियस स्कीम्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। सारी कंपनी अलग अलग स्कीम लाती है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। इवन आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कंपनीज के लिए, कि कंपनी जो है 24/7 कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही है विद टोल फ्री नंबर के साथ, कि आपको टोल फ्री नंबर दिया जाएगा, आपको जब कंप्लेंट करनी है आप कर सकते हो। There is tremendous difference in the nature and quality of product offered to customer today। Quality of product में बहुत ज्यादा improvement आई है। Public relation has become a very important element of promotion। Public relation होने लगा है promotion के लिए। ठीक है, तो ये कुछ 6 पॉइंट थे। चलो अब थोड़ा सा हमें पढ़ना है डीमोनेटाइजेशन के बारे में। डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था उसके बारे में। नवंबर 8, 2016 को हुआ था हमारा डीमोनेटाइजेशन, की जब हमारे 500 और 1000 रुपीज के नोटों को डीमोनेटाइज कर दिया गया था, यानी कि उनको हटा दिया गया था, बंद कर दिया गया था मार्केट से, सर्कुलेशन से उनको बंद कर दिया गया था, मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया था। इट रिजल्टेड इन विड्रॉल ऑफ 86% करेंसी इन सर्कुलेशन। इसका मतलब था, इसको विड्रॉल करने का मतलब था कि जो मार्केट में जो करेंसी थी उसका 86% हमने विड्रॉ कर लिया गया था। पीपल वर एडवाइज टू गो टू द बैंक टू रिप्लेस ऑफ ओल्ड नोट्स विद न्यू अप टू अ लिमिट, कि पीपल को, लोगों को बोला गया था कि अपने जो भी उनके पास 500 और 1000 के नोट हैं उनको वो रिप्लेस कर ले नए नोट से। ठीक है, एक लिमिट तक। देयर वॉज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन कैश विड्रॉल, कैश विड्रॉल्स पे रिस्ट्रिक्शंस थी। मेन एम था डिमोनेटाइजेशन का कि करप्शन को पकड़ना है। चेक ऑन यूज ऑफ नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज और स्पेशली द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी जनरेटेड बाय नॉट डिक्लाइनिंग इन इनकम टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज, कि सबसे पहले इलीगल एक्टिविटीज में जो यूज हो रहे हैं नोट वो सब हमें ध्यान में रखने हैं, और ब्लैक मनी लोगों ने कितनी इकट्ठी कर रखी है वो पकड़ने हैं, कितने लोगों ने अपनी इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया है, टैक्स नहीं पे करते हैं, ये सब चीजें हमें पकड़नी थी, इसलिए डिमोनेटाइजेशन की गई थी। अतः फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन क्या थे? Demonetization as a tax administration measures. Due to demonetization, people had to declare their cash holding to get it exchanged from bank। कि देखो अगर आपको आपके पास 500 और 1000 के नोट हैं तो ये कल से चलेंगे नहीं। जब ये चलेंगे नहीं तो आपको ये एक्सचेंज कराने पड़ेंगे। एक्सचेंज कराने के लिए जब आप बैंक में जाओगे तो आपको बताना पड़ेगा कि इतने नोट आपके पास आए कहाँ से। ठीक है, सो दोज हैविंग ब्लैक मनी हैड टू डिक्लेयर देयर अनअकाउंटेड वेल्थ एंड पे टैक्सेस एज पेनल्टी। तो एक लिमिट तक तो आप इसको एक्सचेंज करा सकते हो, लेकिन जिनके पास ब्लैक मनी है, जिन्होंने अपनी इनकम नहीं शो कर रखी, उन लोगों को ये बताना पड़ेगा कहाँ से आए, और जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे उनके वो एज अ मतलब उस पर टैक्स लगेगा, उनको उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अब तक टैक्स पे नहीं किया, उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। नॉन टॉलरेशन ऑफ टैक्स इवेजन। डिमोनेटाइजेशन ऑल्सो इंडिकेट दैट गवर्नमेंट विल नो लॉन्गर एक्सेप्ट टैक्स इवेजन। टैक्स में किसी तरीके की कोई चोरी वोरी अब गवर्नमेंट नहीं झेलेगी, तो ये गवर्नमेंट बताना चाहती थी डिमोनेटाइजेशन से। नेक्स्ट है tax administrating and channelizing saving into formal financial system. Demonetization led to tax administration, channelizing savings
into the formal financial system. As much of the cash deposited by people for exchange will be offered to people for loan under new scheme. जितना भी डिपॉजिट करा गया है एक्सचेंज के लिए वो सब लोन के लिए नई स्कीम्स में ऑफर किया जाएगा लोगों को. क्रिएटिंग लेस कैश और डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी. अनदर फीचर जो था डिमोनेटाइजेशन का, इसकी कैश की मतलब कैश कम रखो और कैश लाइट इकोनॉमी को एंजॉय मतलब कैश लाइट इकोनॉमी करेंगे, यानी कि चैनलाइजिंग मोर सेविंग थ्रू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इम्प्रूविंग टैक्स कंप्लायंस. कि अब जो आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करो ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सकती है, ठीक है. Although there are argument against the digital transaction के अगेंस्ट कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे, यानी कि आपके पास सेल फोन होना चाहिए तभी आप और पीओएस मशीन होनी चाहिए बिजनेसमैन के पास, तभी आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर पाओगे. इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनल कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपके पास. These disadvantages are counterbalanced by an understanding that it helps people into the formal economy, thereby increasing financial saving and reducing tax evasion. इम्पैक्ट क्या क्या थे डिमोनेटाइजेशन के लिए? मनी इंटरेस्ट रेट, इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा कि कैश ट्रांजैक्शन कम हो गई थी, बैंक डिपॉजिट इंक्रीज हो गए थे, फाइनेंशियल सेविंग्स इंक्रीज हो गई थी. प्राइवेट वेल्थ पे क्या डिक्लाइंड हो गया था, सिंस सम हाई डिमोनेटाइजेशन नोट्स ऑफ 500,000 वर नॉट रिटर्न एंड रियल एस्टेट प्राइसेस फॉल. बहुत सारे थे 500 और 1000 के नोट जो एक्सचेंज ही नहीं कराए गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए, तो रियल एस्टेट के प्राइसेस गिर गए. पब्लिक सेक्टर वेल्थ पे क्या फर्क पड़ा? किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा. डिजिटाइजेशन जो थी यानी रुपैक्स वगैरह ये सब चीजें बहुत ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन इंक्रीज हो गई थी. टैक्स कलेक्शन राइज हो गया था क्योंकि बहुत सारी डिस्क्लोजर जो थी वो आई थी, बहुत सारे नोट पकड़े गए थे, तो टैक्स में हमारी कलेक्शन इंक्रीज हो गई थी. तो थैंक यू सो मच ये चैप्टर पढ़ने के लिए. चैप्टर समझ में आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू सो मच.